मैं रचना दीक्षित। मैं रविंद्र दीक्षित। आज लेके आए हैं आपके लिए एक गीतों भरी कहानी। शीर्षक है मेवा। आज अचानक फेसबुक के पन्ने पलटते समय एक चेहरा नजर आ गया और मैं पहुंच गई बचपन में। याद आने लगा त्याग, बलिदान, ईर्ष्या, सब कुछ। तस्वीर जिसकी थी वो हमारे घर से 3 घर छोड़कर अग्रवाल परिवार के छोटे बेटे नीरज की थी। उसके घर में उसका बड़ा भाई सूरज, पापा, मम्मी और दादी रहते थे। अच्छे खुश मिजाज लोग थे। अंकल बहुत अच्छी नौकरी में तो नहीं थे, पर हाँ ठीक ठाक नौकरी थी। और आंटी भी गृह कार्य में कुशल, कम पैसों में घर चलाने में दक्ष थी। तो उन्होंने कर कसर करके अपना घर भी बना लिया था और वे बहुत खुश थे। दो पंछी दो तिनके कब लेके चले हैं कहाँ, ये बनाएंगे आशियाँ, ये बनाएंगे आशियाँ। ये तो अपनी ही धुन में गाए, ऊंचे ऊंचे उड़ते जाए, इनकी मस्ती को और बढ़ाए, सावन की ये हवाएं। मंजिल के मतवाले देखो छूने चले आसमां, ये बनाएंगे आशियाँ, ये बनाएंगे आशियाँ। जीवन में उनका एकमात्र उद्देश्य था कि उनके बच्चे और उनकी पढ़ाई। हम सब देखा करते थे कि हमेशा उनके बच्चे पढ़ रहे होते थे और हम लोग को ताने मिलते थे कि देखो अखबार जी के बच्चे सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, तुम्हारी तरह खेल कूद कर समय नहीं बिगाड़ते। उनके बच्चे सदैव बल आते रहे और वे जहाँ भी जाते अपने बच्चों को बखानी करते रहे और हम बाकी बच्चे हीन भावना से ग्रसित हो जाते थे। हम लोग आम बच्चों की तरह खेलने कूदने और पढ़ने हर काम में विश्वास रखते थे। उनके बच्चे ऊंचाइयों पर ही रहे और घर में ही रहे, कहीं बाहर कभी मुश्किल से ही गए, क्योंकि वे पढ़ने में अच्छे थे। उनको वजीफे मिलते रहे, घर पर बहुत बोझ नहीं पड़ा। धीरे धीरे उनके बच्चे आईटी में पहुंच गए, वहाँ भी टॉप किया। आंटी के पाँव जमीन पर नहीं पड़ते थे। आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। दोनों बच्चों को अमेरिका में नौकरी मिल गई, बहुत अच्छी तनख्वाह पर, और वे फिर नौकरी करने विदेश में जा बसे। सूरज और नीरज शायद 18 साल के रहे होंगे। तभी एक तड़के सुबह 8-9 साल की एक बच्ची आंटी की चौखट पर रोती हुई मिली। उससे बहुत बार पूछा गया, तुम कहाँ से आई हो, क्यों आई हो। समझाया गया कि तुम अपने घर चली जाओ, पर ना वो गई, ना उसने अपने घर का पता बताया। हाथ थकने मोहल्ले वालों ने कहा कि आप चाहो तो इसे अपने घर पर रख लो, हम सब गवाह रहेंगे। यदि कोई पुलिस केस होगा तो हम सब मिलकर इस लड़की की तरफ से बोलेंगे। यदि आपको ये ठीक नहीं लगता है तो चलकर पुलिस के हवाले करते हैं। उस लड़की को अंकल आंटी ने भगवान की नेमत समझकर अपने यहाँ रख लिया। लाली उस बच्ची का नाम था, जो बाद में उसने बताया। लाली वहीं रहने लगी, काम करने लगी, और जैसा अंकल आंटी का स्वभाव था, उन्होंने लाली को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। अपने बच्चों की बची हुई किताबें सब उसके प्रयोग में आ गई। लाली भी प्राइवेट 8वीं, 10वीं और 12वीं के एग्जाम देती रही। फिर लाली ने एक बार अपनी शादी की इच्छा जाहिर की। शायद उसने कोई लड़का पसंद कर लिया था जिससे उसे शादी करनी थी। अंकल आंटी ने उसे शादी की अनुमति दे दी और इस तरह लाली
ब्याह कर घर छोड़कर चली गई। इधर लाली चली गई थी घर से और उधर अंकल आंटी के दोनों बेटे शादी के लिए तैयार नहीं थे। बाद में पता चला कि उनके एक बेटे ने चुपचाप अमेरिकन लड़की से शादी कर ली। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि दूसरे बेटे ने गुजराती लड़की से शादी कर ली। माँ बाप यहाँ सपने सजाकर बैठे रह गए। माँ बाप के बहुत आग्रह पर एक बार दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ आए। एक कार्यक्रम रखा गया, बहुत अच्छा लगा, पर अब अंकल आंटी ने समय के साथ समझौता कर लिया था। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला। 2-4 दिन रुकने के बाद ही दोनों बच्चे अपने पत्नियों के साथ अमेरिका चले गए और माँ बाप घर पे फिर अकेले हो गए। यदा कदा कभी उनमें से किसी का फोन आ जाता तो दोनों में कुछ उत्साह आ जाता, वरना जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। समय गुजरते गुजरते दोनों बेटों के भी 2-2 बच्चे हो गए और यूं ही समय कटता रहा। लाली जिसकी शादी 7-8 साल पहले हो गई थी, वह भी 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। एक बेटी 4 साल की और बेटा 7 साल का। वह कभी कभी आ जाती थी अपने बच्चों पति के साथ अंकल और आंटी को मिलने। इधर ही पर फिर एक अनहोनी घटना हुई और अचानक लाली के पति का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया और उसकी ससुराल वालों ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा लाली के पास अब कुछ भी नहीं था 2 बच्चों के सिवाय। क्या करती? बच्चों को लेकर फिर आंटी के पास आ गई। इस समय तो समझो कि जितनी जरूरत आंटी को लाली की थी, इतनी जरूरत या फिर इससे भी ज्यादा जरूरत लाली को आंटी की थी। अब दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। लाली बच्चों के साथ लौट कर आ गई और उसी घर में रहने लगी। अंकल आंटी और लाली को ऐसे लगा जैसे दोनों को डूबते का पीछे का सहारा मिल गया। लाली अब घर का काम थोड़ा करती। उसने आंटी के घर के गैराज में ही कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया और अंकल आंटी को फिर वही पुराना काम मिल गया, लाली के बच्चों को पढ़ाना। लाली के बच्चे भी पढ़ने में होशियार थे, पर हाँ, पुरानी काम वाली भी लगी थी। लाली खाली अंकल आंटी का ध्यान रखती और अपने कपड़े सिलने में लगी रहती। लाली का काम भी अच्छा चल निकला। सोचने लगी दुकान में एक हेल्पर रखूंगी तो बच्चों और अंकल आंटी पर अच्छे से ध्यान दे पाऊंगी। तभी अचानक मेरे दुर्घटना घटी। अंकल को खतरनाक हार्ट अटैक आया और वो नहीं रहे। आंटी और लाली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आंटी ने बेटों को फोन करके आने के लिए कहा तो उन्होंने कहा हम सोच कर बताते हैं। बाद में फोन करके बड़े बेटे सूरज ने बताया, माँ मैंने यहाँ पता किया है, यहाँ लोगों का कहना है कि पिता की मृत्यु पर तो बड़े बेटे का ही काम होता है। तो माँ हमने डिसाइड कर लिया है कि पापा की मृत्यु हुई है तो मैं बड़ा हूँ, मैं आ जाऊंगा, जब आपकी होगी तो छोटा आएगा। आंटी के हाथ से फोन गिरते गिरते रह गया, सीने में धक से हो गया। जो जिंदा बैठा है उसकी यात्रा करने तक की तैयारी करनी है, जो चला गया उसका कुछ भी नहीं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। समय निकाल कर बड़ा बेटा आया और 3-4 दिन बाद ही चला गया, बोल के कि ज्यादा छुट्टी नहीं है। ऐसे ही समय बीता रहा, लाली के बच्चे भी बड़े होने लगे। कुछ समय बाद एक दिन आंटी के घर के आगे बहुत सारे लोग खड़े थे। पता किया तो लाली बोली कि आंटी आज नहीं रही। लाली ने ही जाकर लोगों को बताया। लोगों ने पूछा कि आंटी के बेटों को फोन कर दिया। लाली का चेहरा उतर गया। उसने बोला फोन तो किया, बड़े भैया ने तो मना कर दिया, बोल रहे थे मैं तो पापा की मृत्यु पर आया था, अब तो नीरज की बारी है, छोटे भैया की भी कोई बहुत जरूरी मीटिंग है और उनके बच्चों का कन्वोकेशन भी है, तो उनके यहाँ से भी कोई नहीं आ सकता। अब बात आई कि क्रियाकर्म कौन करेगा। लाली बोली अगर आप लोग बुरा ना माने तो मेरा बेटा क्रियाकर्म करेगा। लोगों को काटो तो क्यों नहीं, समाज, परिवार, परवरिश सभी पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। किसी तरह आंटी का क्रियाकर्म पूरा हुआ। आज 10 दिन हो गए थे आंटी को गए हुए, घर में सन्नाटा पसरा था। लाली के बेटे ने अपना सिर मुड़वा रखा था। उसी दिन अचानक एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक बुजुर्ग निकले। उनके हाथ में फाइल। उन्होंने लाली से कहा कि लाली जरा पड़ोस के 8-10 लोगों को बुला लो। जब पड़ोसी इकट्ठा हो गए तो उन्होंने बोला कि मैं शीला कुमारी जी की वसीयत लेकर आया हूँ और आपके सामने पढ़ देता हूँ। लाली का दिमाग घूमा, अरे ये तो वही अंकल है जो एक बार पहले भी आए थे। तब आंटी ने बोला कि उनके बचपन के दोस्त थे और फिर मुझे बोला था कि हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, तुम भी अपना कर लो जाकर, हाँ 2 कप चाय देकर जाना। जब मैं चाय देने गई तो कुछ फोटो और सेल्फी भी खींच रहे थे। अच्छा तो ये वसीयत लिख रहे थे। तभी गाड़ी वाले अंकल ने वसीयत पढ़नी शुरू की। वसीयत में लिखा था कि मैं अपनी पूरी जायदाद पूरे होशवाबाज में लाली और उसके बच्चों को दे रही हूँ क्योंकि यही उसके असली आकार है। लाली पछाड़ खाकर गिर गई और उसे यकीन न हुआ कि एक उस जैसे अभागे इंसान को अपनी सारी जमीन जायदाद देकर चल अचल संपत्ति देकर भी जाएगा कोई। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला गए सपनों से आगे का जिंदगी। हम सब लोग भी ठगे से रह गए। मुझे लगा मेरे जैसे और भी ना जाने कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि काश इसकी जगह हम होते, काश उनको रोज खाना हम खिला देते तो हमको भी कुछ मिल जाता। सोच रही हूँ क्या लाली की माँ को लाली का भविष्य पता था? क्या लाली की माँ भविष्य दृष्टा थी? लाली की असली माँ जो उसे यहाँ छोड़ गई थी, क्या उसे पता था कि उसे इतनी जमीन जायदाद मिलेगी? या फिर जो बचपन से सुनती आई हूँ वही सत्य है और वही चरितार्थ है और वही चरितार्थ हुआ है, जो करे सेवा वही खाए मेवा।